हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एग्जाम ब्लूप्रिंट्स के इस प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है कि अध्याय से अधिकारी नाम का हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम लोग पॉलिटी विषय को पढ़ रहे थे, आगे हम लोग अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने वाले हैं। इसमें संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नामक एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके हमने 4 सेशन पहले भी कर लिए हैं और ये सेशन अंतिम सेशन होने वाला है इस चैप्टर का। आगे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे या किसी और सब्जेक्ट का पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आप लोग कमेंट में बताएंगे वही हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो अभी तक हमने 75 क्वेश्चन कर लिया है इस चैप्टर से और ये 76वां क्वेश्चन है कि 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री का कार्यभार जो है वो किसके पास था, जो बाद में 1947 के मंत्रिमंडल में भी देश के पहले रक्षा मंत्री बने। तो जो सरदार बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह, इनके पास ही जो रक्षा मंत्री का पदभार है वो दोनों में 1946 की अंतरिम सरकार में और 1947 के प्रथम नेहरू मंत्रिमंडल में भी इनके पास ये रहा और दोनों ही समय में ये महत्वपूर्ण मंत्रालय इन्हीं के नेतृत्व में रहा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में वित्त मंत्री का पदभार किसे सौंपा गया था। तो वित्त मंत्री का जो पदभार है वो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी थे, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है और आर.के. शनमुगम चेट्टी के नाम पहला बजट पेश करने का जो मतलब कि रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है। और इससे पहले जब अंतरिम सरकार में 1946 में वित्त मंत्री का जो प्रभार है वो मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली के पास था। अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय का पदभार किसे दिया गया था, जिन्होंने बाद में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। जॉन मथाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजकुमारी अमृत कौर और रफ़ी अहमद किदवई। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये एक तरह से मतलब हिंट्स भी दिया है कि किसने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी का। प्रश्न संख्या 78 कि जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शपथ लिया था और वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। याद रखिएगा यहाँ पर एक फैक्ट कि ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री कौन थी, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। ठीक है। तो राजकुमारी अमृत कौर ऐसी प्रथम महिला थी जो स्वतंत्र भारत में पहली केंद्रीय मंत्री बनने वाली महिला थी। ठीक है। और इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया था। वे स्वतंत्र भारत के इतिहास में कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसके पास था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड, मोस्ट टाइम रिपीटेड है ये, कि हर एग्जाम में लगभग इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जॉन मथाई जो है उस समय में, डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है रेलवे और परिवहन मंत्री बनाए गए थे। इसके विपरीत वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में इनको रेलवे का कार्यभार जो है वो आसफ अली को दिया गया था। तो ऑप्शन से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है और ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जॉन मथाई। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने पहली बार स्पष्ट किया था कि भारत का प्रशासन जो है अब प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के नाम चलाया जाएगा। ठीक है। तो ये किया गया था 1858 के चार्टर अधिनियम में, जब 1857 का युद्ध हुआ था और इस समय में लोगों का विश्वास जो है वो ब्रिटिश कंपनी से हट चुका था, एकदम लोग त्रस्त हो चुके थे उनके अत्याचार से। तो महारानी विक्टोरिया ने इस हालात को देखते हुए घोषणा किया कि अब भारत का शासन जो है वो महारानी विक्टोरिया के प्रत्यक्ष नाम से चलाया जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा मानी जाती है, जिसने मद्रास, बम्बई और के प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः वापस कर दी। मतलब पहले से उनके पास जो है कानून बनाने की शक्ति थी, जो 1833 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1861 में ये शक्तियां जो है वो मतलब उन्हें पुनः वापस लौटा दी गई थी। ठीक है। और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी भी अब जो है वो कानून बना सकती है। एक तरह से सत्ता में विकेंद्रीकरण की पुनः वापसी इसे कहा जा सकता है। ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रांतीय परिषदों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो बंगाल विधान परिषद की स्थापना जो है 1862 में बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना 1886 में बिल्कुल सही है। पंजाब विधान परिषद की स्थापना 1897 में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रीय और भारतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई, लेकिन बहुमत जो है वो सरकारी सदस्यों का ही बनाए रखा गया। ठीक है। मतलब संख्या तो बढ़ा दी गई कि हमने जो गैर सरकारी सदस्य है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, लेकिन इतना भी नहीं लेंगे कि जो सरकारी सदस्य है उनसे इनकी संख्या अधिक हो जाए। ठीक है। तो ये जो है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में किया गया था। ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, लेकिन नियंत्रण और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ये सरकारी सदस्य जो है अभी भी बहुमत में थे, और ये एक तरह से उनके लिए अनिवार्य था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संवैधानिक इतिहास में किस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई और उन्हें बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी? तो ये भी 1892 के शासन अधिनियम में ही किया गया था। ठीक है। परिषद अधिनियम जो है 1892 का, उसमें किया गया था, क्योंकि इसके द्वारा जो विधान परिषद के जो कार्य है उसमें वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और जो कार्यपालिका से प्रश्न पूछने, उनको संबोधित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ऑप्शन जो है वो 1892 यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 86 नंबर कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों के संदर्भ में किसकी सिफारिशें अनिवार्य थी? कौन जो है वो सिफारिश करे? तो मतलब जो विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में इनको जगह मिले। ठीक है। तो 1892 के अधिनियम के तहत वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद और गैर सरकारी सदस्य के नामांकन के लिए प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश के आधार पर शक्तियां प्रदान की गई थी। तो प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही में इनकी सिफारिशें जो है अनिवार्य थी। अगला, किस अधिनियम ने प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला बोर्ड, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिफारिशों का गैर सरकारी सदस्य को सिफारिश पर जो है इनकी गवर्नरों की सिफारिश पर जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनको नामांकित करने की शक्ति गवर्नर को दिया गया। ठीक है। तो ये भी जो सिफारिश है ये भी दिया गया था 1892 के शासन अधिनियम से, 1892 के अधिनियम से दिया गया था। इसमें प्रांतीय विधान परिषद में जो गवर्नर होते थे उनको अधिकार दिया गया कि वे जिला बोर्ड में, नगरपालिका में, विश्वविद्यालय में, ट्रेड एसोसिएशन में, व्यापार में जो जमींदार हैं उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिफारिश करके गैर सरकारी सदस्य के रूप में उनको ले सकते हैं या नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु इस अधिनियम में किस प्रक्रिया के माध्यम से सीटों को भरने का जो सीमित जो है या परोक्ष प्रावधान जो है वो शामिल था? तो ये विशिष्ट जो सिफारिश है उसके आधार पर जो नामांकन प्रक्रिया है वो इसमें अपनाया गया था।
ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ चुनाव शब्द का कोई प्रयोग आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया था, लेकिन जो निश्चित निकाय थी उनकी सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया को ही परोक्ष या अपरोक्ष चुनाव का रूप मान लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत प्रांतीय विधान परिषद में किस प्रकार के बहुमत की अनुमति दी गई थी। ठीक है, किस प्रकार के बहुमत की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो ये जब 1989 में मार्लो मिंटो सुधार आया था, हम लोगों ने इसके विषय में पहले पढ़ा भी है कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में तो सरकारी सदस्य में जो बहुमत है उसको बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दे दी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है कि 1909 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने के साथ साथ और किन निकायों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के लिए किया गया था, विश्वविद्यालय के लिए किया गया था, अभी पीछे हमने प्रश्न में डिस्कस किया, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3 ये तीनों ही इसके मतलब ऑप्शन डी इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और इस चैप्टर के समाप्ति की घोषणा करते हैं। कुछ और भी प्रश्न हैं जो मतलब एक तरह से दोहराव हो जाएगा, हालांकि प्रश्न थोड़े घुमावदार हैं, लेकिन अगर उनको हम इस सेशन में डिस्कस करें तो प्रश्नों की जो है वो दोहराव की स्थिति देखने को मिलेगी, आप भी बोर हो जाएंगे। तो आज यहीं हम इस चैप्टर के समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आप इस चैप्टर के मतलब जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किया और अन्य प्रश्न जो हैं उनकी एक पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे तो यूजुअली मैं केवल टेलीग्राम ग्रुप को ही प्रीफर करता हूं, लेकिन चूंकि 22 जून तक जो टेलीग्राम है उसे बैन कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो आईटी मंत्रालय है उनके द्वारा, तो तब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करें। वहाँ हमने एक जनवरी के महीने का बिहार करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी अपलोड किया है जो आप लोगों तक पहुँच गया होगा, तो उम्मीद करते हैं वो बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। प्रत्येक सोमवार हम बिहार करंट अफेयर के लिए हमसे जुड़े, वहाँ हम बिहार से समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और वो एक सटीक जानकारी होता है। हाँ, चूँकि हम वीकली सेशन लाते हैं तो वो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होता है। लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद दोस्तों।